नमस्कार बच्चों, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह स्टडी हाउस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें सबसे पहले हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वो स्टडी बायोलॉजी की जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद थोड़ी हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ी हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। Term genetics was given by William Bateson in 1906. The father of genetics is ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल, मैंने ग्रेगर मेंडल लिखा है। हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। देयर इज़ अ ओल्ड प्रोवर्ब। पहले एक लाइन बोली जाती थी कि लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मतलब है that all the living organism tend to produce young ones like themselves। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में भी लाइन दी गई है कि एलिफेंट को प्रोड्यूस करता है और मैंगो ट्री जो होता है वो मैंगो ट्री को ही रिप्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। The transmission of the genetic character from parent to their offsprings। ये भी हम हेरिडिटी पढ़ रहे थे। आगे चलेंगे हम इनहेरिटेंस। इट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर और ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था कि कैरेक्टर क्या होते हैं, और अगर किसी ने नहीं देखी हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है जो कि जिससे हम कैरेक्टर जो है पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि जो जैसे कि आगे जाके हम उसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में, वेरिएशन वगैरह इवोल्यूशन की कैसे हो रहा है ना, उसके बारे में। जेनेटिक्स जो है एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है इवोल्यूशन चैप्टर को समझने के लिए, इसलिए ये बहुत अच्छे से पढ़ना तुम। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए यहाँ पे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझको। आगे पढ़ेंगे हम वेरिएशन क्या होता है। इट इज़ द डिग्री ऑफ द डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी ऑफ और ऑफस्प्रिंग। प्रोजेनी क्या होता है? ऑफस्प्रिंग, यानी जो बच्चे, यानी ये जो नेक्स्ट जनरेशन है वो। एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड द पेरेंट। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है अलग होना, है ना। तो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, जितने उनमें डिग्री ऑफ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि नाक पिता की लंबी है लेकिन बेटे की थोड़ी छोटी है, तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो कि अलग हैं। किससे? पेरेंट से प्रोजेनी में और प्रोजेनी से पेरेंट्स में, उसे कहते हैं हम वेरिएशन। ठीक है, अब हम थोड़ा और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ये कुछ एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं 8000 से 10,000 BC, उन्हें वे जानते थे कि जो वेरिएशन है वो हिडन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। द कोज ऑफ द वेरिएशन आर हिडन इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशन का कोज है वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है, ये वे जानते थे। आगे चलेंगे। दे सक्सेसफुली ब्रीड। उन्होंने सक्सेसफुली ब्रीड करा था डोमेस्टिकेटेड वैरायटी फ्रॉम वाइल्ड प्लांट। ठीक है, एंड एनिमल थ्रू द स्ट्रक्चर क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सेलेक्टिव क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे कि तुमने देखा होगा एनिमल का, जैसे कि म्यूल हो गया एक एग्जाम्पल। उन्होंने क्या करा था कि अपनी एक डोमेस्टिकेटेड ब्रीड बना ली। डोमेस्टिकेटेड ब्रीड मतलब जो नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, हार्म ना पहुँचाए, है ना। उसमें वाइल्ड कैरेक्टर थोड़े कम है। उन्होंने अपनी सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और सेलेक्टिव क्रॉसिंग से, कि मुझे ये वाले कैरेक्टर चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो जो जो नहीं चाहिए उनको हटाते रहे, और जो जो कैरेक्टर उनको चाहिए वे उनका वो क्रॉस करा के, उसे कहते हैं उनको सेलेक्टिव क्रॉसिंग, कि मुझे ये वाले कैरेक्टर चाहिए, ये वाले कैरेक्टर चाहिए, और उन जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है उनका क्रॉस कराया तो उसे बोल दिया हमने सेलेक्टिव क्रॉसिंग। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया कि ये दोनों क्रॉस करेंगे। सेलेक्ट किसने किया? आर्टिफिशियल, यानी हमने सेलेक्ट किया कि इन दोनों का क्रॉस होना चाहिए और मुझको ये वाला कैरेक्टर चाहिए प्रोजेनी में, तो इसे बोल दिया हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये मेन बात थी इस बात की। उनको पहले से ही पता था
उनको थोड़ा आइडिया था, मतलब ये बता रखी इस लाइन में। अगली लाइन है चिकन इज़ द डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ द वाइल्ड फोल। चिकन एक डोमेस्टिकेटेड फॉर्म होती है वाइल्ड फोल की, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, साहिवाल काउ ऑफ पंजाब इज डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ एन एंशिएंट वाइल्ड काउ। अब आगे पढ़ेंगे हम, जैसे कि मेंडल ने एक थ्योरी दी थी, आप तुम सबको पता ही है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन मेंडल से पहले क्या थ्योरी दी गई थी और कितनी उनको नॉलेज थी साइंटिस्टों को, वो पढ़ेंगे, ये थोड़ा ज़रूरी है इसलिए। दे आर ओफन कॉल्ड थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, उन्हें हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। उन सबको हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिया, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। एज दे बिलीव दैट द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट ब्लेंडेड और गोट मिक्सड। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो ब्लेंड यानी मिक्स हो जाते हैं। कब? ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग, जब वे ट्रांसमिट होते हैं ना ऑफस्प्रिंग में, तब उनके कैरेक्टर जो है वो मिक्स हो जाते हैं। अब थ्योरीज ऑफ द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कौन कौन सी थ्योरी है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की? हम 4 थ्योरी पढ़ेंगे। वैसे थ्योरी और भी हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये बताऊंगा आपको। 4 थ्योरी है, पहले मैं उनका नाम बताऊंगा, साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा, फिर थोड़ी थोड़ी उनको डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले है मोइस्ट वेपर थ्योरी। मोइस्ट वेपर थ्योरी, मेरे साथ साथ बोलिए, मोइस्ट वेपर थ्योरी किसने दी? पाइथागोरस। साइंटिस्ट का नाम पाइथागोरस, ये मैथ में भी पढ़ते हो तुम। फिर है दूसरी थ्योरी फ्लूइड थ्योरी, किसने दी? अरस्तू ने, अरिस्टोटल भी बोलते हैं इसे। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। साइंटिस्ट का नाम डार्विन। डार्विन इवोल्यूशन में कई जगह नाम लिया जाएगा। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। अगली थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये किसने दी? अगस्त वीजमैन ने। ठीक है बच्चों, इन सब के नाम, थ्योरी के नाम, साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे मोइस्ट वेपर थ्योरी किसने दी थी? मोइस्ट वेपर थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, सही बताया, पाइथागोरस ने दी थी। प्रोपोज दैट ड्यूरिंग द कोइटस के दौरान, कोइटस क्या होता है? इंटरकोर्स के दौरान मोइस्ट वेपर फॉर्म ऑल द पार्ट ऑफ द मेल बॉडी गिव राइज टू द सिमिलर बॉडी इन द फीमेल वोम। इसका मतलब क्या है कि मोइस्ट वेपर बनती है मेल के यानी पुरुष के शरीर के अंदर मोइस्ट वेपर बनती है, उसके हर एक पार्ट से, शरीर के हर एक अंग से मोइस्ट वेपर बनती है, और फीमेल वोम में जाके, फीमेल की कोक में जाके, यूट्रस में जाके वो उसके जैसे मेल जैसी सेम बॉडी बना लेता है। ये है पाइथागोरस की थ्योरी, जो कि अब बिल्कुल ही रिजेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी गलत थ्योरी है ये। अगली थ्योरी है अरस्तू की थ्योरी। मेल क्या है ये? मेल सीमेन वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड एंड फीमेल्स मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वाज फीमेल सीमन विच इज़ नॉट एज प्योर एज मेल सीमन। ठीक है बच्चों, अब आप देखो कि इसमें कितनी गलत बात बताई है अरस्तू ने। मेल सीमन वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड, तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। अब बताइए मुझे सीमन के कंस्टिट्यूएंट क्या है? ब्लड से नहीं मिलके बनता ना वो, तो क्या है इसमें? 70% सेमाइनल वेसाइकल का और 20% प्रोस्टेट का, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके। तो पहले ये इनको नहीं पता था कि सीमन, ये समझते थे सीमन वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड एंड फीमेल मेंस्ट्रुअल, ये तो अलग बात ही बोल दी इन्होंने। तो सीमन को आपको, ठीक है, तो ये गलत है, गलत थ्योरी है ये। अगले पॉइंट में क्या बोला इन्होंने? द 2 फ्लूइड्स कंबाइन ड्यूरिंग द कोइटस, इंटरकोर्स के दौरान ये 2 फ्लूइड आपस में कंबाइन होते हैं। आगे थ्योरी में क्या दिया है? फीमेल सीमन जो है बनाता है इनर्ट फ्लूइड। फीमेल सीमन ने तो इनर्ट फ्लूइड बना दिया फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए उसने इनर्ट फ्लूइड बना दिया, वो उसे वातावरण देगा। एंड मेक देम सीमन गिव फॉर्म एंड वाइटलिटी टू द एम्ब्रियो, और मेल सीमन का काम क्या होगा? वो उसको फॉर्म देगा, आकार देगा और वाइटलिटी देगा, जिससे वो आगे तक पनपे। आगे चलेंगे। डार्विन की क्या थ्योरी थी? डार्विन 1868, वो डार्विन सोचते थे एवरी सेल ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड जेम्यूल और पेंजीन। बॉडी का हर पार्ट एक अपनी टाइनी पार्ट बनाता है, टाइनी पार्टिकल बनाता है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी,
शरीर की हर एक सेल एक टाइनी पार्टिकल बनाता है जिसे हम बोलते हैं जैम्यूल या पेंजीन। इट कंटेन बोथ पेरेंटल कैरेक्टर एंड वेरिएशन। उसमें दोनों पेरेंटल जैसे माता पिता के कैरेक्टर और उनकी वेरिएशन साथ होती है। ऑल द जैम्यूल और पेंजिनेसिस ऑफ द बॉडी सेल कलेक्ट इन द गैमीट। ये जो सारे हमारे जैम्यूल है या पेंजीन है वे सब कलेक्ट हो जाते हैं गैमीट के अंदर, और इंटरकोर्स हुआ, फिर जैसे गैमीट हो चुके हैं, इकट्ठा हुआ, अब क्या बनते हैं गैमीट से? गैमीट जब होता है क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, सारे पेंजीन या जैम्यूल टाइनी पार्टिकल में कन्वर्ट इकट्ठे होके गैमीट में चले जाते हैं और फिर पास हो जाते हैं एंड पास ऑन टू द जाइगोट, फिर वे जाइगोट में चले जाते हैं। डार्विन की ये थ्योरी थी, ये भी अब मान्य नहीं है। अगली थ्योरी अगस्त वीजमैन ने दी थी। अगस्त वीजमैन 1892 proposed this theory. According to this theory, germplasm is immortal and is passed from generation to generation. इनका मानना था जो कि जर्म प्लाज्म जो है वो इमोर्टल होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जर्म प्लाज्म ही जाता है। आगे चलेंगे। सोमैटोप्लाज्म दैट फॉर्म द बॉडी इज मोर्टल। जो सोमैटोप्लाज्म है वो मोर्टल होता है, यानी वो उसको ख़त्म हो सकता है। वो मोर्टल का मतलब है ख़त्म होने वाला, इमोर्टल मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, जो कि सोमैटोप्लाज्म बता रहे हैं इमोर्टल और इमोर्टल बता रहे हैं जर्म प्लाज्म को। ठीक है, सोमैटोप्लाज्म दैट फॉर्म द बॉडी इज इमोर्टल आर पैरिश व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई। ये ख़त्म हो जाता है जब ऑर्गेनिज्म मरता है। आगे चलेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो हिस्से होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट होता है सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने ये थ्योरी कहाँ से लाए, इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 21 जनरेशन तक, कहाँ तक? इन्होंने 21 जनरेशन तक। अगस्त वीजमैन, तो अगस्त वीजमैन ने क्या निष्कर्ष क्या आया इस बात का? अगस्त वीजमैन ने एक्सपेरिमेंट किए चूहे पे और उसने उनकी पूंछ काटी उन्होंने कई जनरेशन तक उन्होंने पूंछ काटी। बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगस्त वीजमैन ने कितनी जनरेशन तक उन चूहों की पूंछ काटी? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में डालिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त वीजमैन ने चूहों की पूंछ काटी और निष्कर्ष निकाला कि ये जो चेंज है वो सोमैटोप्लाज्म में उन्होंने चेंज किया, और जब भी उन्होंने पूंछ काटने के बाद जो भी प्रोजेनी आती थी उसकी पूंछ होती थी। तो उससे इन्होंने निष्कर्ष पे आए कि ओनली जो जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ जर्म प्लाज्म के चेंज ही इनहेरिट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की तरफ। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं हमारे। ये 1822 से 1884 तक इनकी जन्म तिथि है। जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ से लेके मृत्यु काल तक, डेट ऑफ डेथ तक। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ पे थे ये? ऑस्ट्रिया। ठीक है बच्चों, अब मेंडल के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या थे? ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी साइंटिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये ज़रूर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ी मैं आपको इनके बारे में बात बता देता हूँ। मेंडल जो थे उनका खेती बाड़ी में, यानी उनको बचपन से वे खेती बाड़ी में काम कराते थे अपने पिता के साथ, इसलिए उनको इसमें जो ये इन्होंने आगे चल के एक्सपेरिमेंट किए उसमें इनको बहुत मदद मिली। ठीक है बच्चों, और ये ऑस्ट्रिया में मैं बता चुका हूँ आपको। और ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आगे चल के अपनी थ्योरी में स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिक्स को अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, ये अपनी सोच से कई साल आगे की बात बता रहे थे उन बायोलॉजिस्ट को जिनको कई सालों बाद जाके इनकी बात फिर किसी और साइंटिस्टों के द्वारा समझ में आई। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। किन साइंटिस्ट ने बताया मेंडल के बारे में? मेंडल की थ्योरी कितने साल तक अननोन रही? ठीक है बच्चों, मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल ने गार्डन पी को सिलेक्ट किया जो कि होता है एडिबल पी। इनका बॉटनिकल नेम क्या होता है? मटर के बॉटनिकल नेम क्या होता है बताइए? बिल्कुल ठीक, पाइसम सेटाइवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ गार्डन पी। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसमें? 2n = 14 होता है।
अब एडवांटेज क्या थे उनको पी प्लांट के? एक तो जो होता है पी प्लांट का शॉर्टर लाइफ स्पान होता है, यानी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके प्रोजेनी आई, मतलब उनको अपनी लाइफ टाइम में जितने साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उन्हें कई रिजल्ट मिले, है ना। इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर, आराम से बड़ा हो जाता था और आफ्टर केयर बहुत कम थी। अवेलेबिलिटी अच्छी है उसकी, प्योर वैरायटी की। इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। पॉसिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल ब्लीडिंग सेल्फ पोलिनेशन। हम जैसे कि मैं आगे बताऊंगा आपको कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे और कहाँ कौन कौन से उन्होंने ले रखे थे, ठीक है बच्चों। और जो कंट्रोल ब्लीडिंग जो होता है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ब्रीडिंग, जैसे कि वो सेल्फ पोलिनेटिंग थे और उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग भी कराई थी उनकी, ठीक है, मैस्कुलेशन से वगैरह से। आगे जो होता है F1 हाइब्रिड आर फर्टाइल, जैसे कि हमें पता है, हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जो उन्होंने एनिमल हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पिछले उसमें पॉइंट पे पढ़ा था कि जो जैसे कि म्यूल का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, म्यूल का। ज़्यादातर जो नेचर में हाइब्रिड जो होते हैं वे नॉन फर्टाइल होते हैं और जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, उसमें जो F1 जनरेशन बनी थी वे फर्टाइल थे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा था उनका। आगे चलते हैं। ये जो है कैरेक्टर्स हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि गार्डन पी में उन्होंने लिए थे। और मैंने यहाँ पे अलग से क्रोमोसोम नंबर भी ऐड कर दिए हैं कि किस क्रोमोसोम नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और नीट के बच्चों के लिए इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सबसे पहले कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, 7। कौन कौन से कैरेक्टर थे? अब मेरे साथ बोलते चलिए, आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले स्टेम हाइट, तने की लंबाई, इससे लेते थे ये टॉल है कि ड्वार्फ है, कैपिटल T और स्मॉल t से। और ये किस क्रोमोसोम नंबर पे है? ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। अगला है फ्लावर कलर, वॉयलेट और वाइट, क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। तीसरा कैरेक्टर है फ्लावर की पोजीशन, कहाँ पे? एक्सियल या टर्मिनल, ये भी क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। आगे पोड की शेप, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये मैं आपको अगली फ़ोटो में दिखाऊंगा कि इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब कैसे है और क्या है मैं, ठीक है। ये भी क्रोमोसोम नंबर 4 पे थी। पोड का कलर येलो और ग्रीन, क्रोमोसोम नंबर 5 पे। अगला कैरेक्टर सीड की शेप, राउंड या रिंकल्ड, क्रोमोसोम नंबर 7 पे। और सीड का कलर येलो और ग्रीन, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। आगे चलते हैं। ये जो सब मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, यहाँ पे देखिए, सीड की शेप राउंड और रिंकल्ड, ये राउंड है, ये रिंकल्ड, देख रहे हैं झुर्रिया वाला, ये रिंकल्ड होता है। सीड का कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर का कलर वॉयलेट है, ये वाइट है। ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये एनसीईआरटी के फ़ोटो है, आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में। पोड शेप फुल और कंस्ट्रिक्टेड दिख रही है यहाँ, ये कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पोड का कलर ग्रीन येलो, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। आगे स्टेम की हाइट दिख रहा है आपको, टॉल ड्वार्फ। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, आप नीचे वीडियो के नीचे ऐसा सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, वो दबाएं, घंटी का बटन दबाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आगे हमें मोटिवेटेड रखने के लिए। धन्यवाद।